प्रश्नावली 11.1 कक्षा 8 विषय गणित। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक सूत्र और परिभाषा हैं। प्रश्नावली 11 जो है ये है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। तो सबसे पहले इनको जानते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, ये पहली परिभाषा है सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात या अनुक्रमानुपाती। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अब ये होता क्या है वो देखो कि सीधा अनुपात प्रत्यक्ष अनुपात कहते किसको हैं। तो वह अनुपात जिसमें दो राशियों में संबंध इस प्रकार हो कि एक राशि का मान जब एक राशि का मान बढ़े तो दूसरी राशि का भी मान बढ़े तथा एक राशि का मान घटे तो दूसरी राशि का भी मान घटे। यानी कि ऐसा अनुपात जिसमें दो राशियों में संबंध इस प्रकार हो कि जब एक राशि का मान बढ़े तो दूसरी राशि का भी मान बढ़े तथा एक राशि का मान घटे तो दूसरी राशि का भी मान घटे, उसे सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ये तीनों जो नाम हैं वो एक ही नाम है। ठीक है, उसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप चीनी लेने गए, जैसे 1 किलो चीनी आपने खरीदी 40 रुपये में, 2 किलो को हो गया 80 रुपये। ठीक है, ये चीनी है, ये रुपये हैं। 3 किलो खरीदी, कितने हो गए 40 थे 120। 4 किलो खरीदी तो 160। तो इसमें देखो जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है मात्रा, वैसे वैसे क्या है इसका मूल्य बढ़ रहा है। यानी एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का भी मान उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष अनुपात या सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इसके बाद में आता है दूसरा प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, प्रत्यक्ष अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती, ये तीनों का एक ही नाम है। अलग अलग नामों से बोला जाता है लेकिन इसका मतलब एक ही होता है। तो ये क्या होता है, वह अनुपात जिसमें दो राशियों में संबंध इस प्रकार हो कि जब एक राशि का मान बढ़े तो दूसरी राशि का मान घटता हो तथा जब एक राशि का मान घटे तो
दूसरी राशि का मान बढ़ता हो उसे अप्रतिलोम अनुपात, अप्रत्यक्ष अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। उसे प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो प्रत्यक्ष अनुपात है ना, सीधा अनुपात, इसका ये बिल्कुल उल्टा है। प्रत्यक्ष अनुपात में तो क्या है कि भाई एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का भी मान बढ़ता है, पहली राशि का मान घट रहा है तो दूसरी राशि का भी मान घट रहा है। लेकिन प्रतिलोम अनुपात जो होता है ये बिल्कुल उल्टा होता है इसका। इसमें क्या होता है कि जिसमें दो राशियों में संबंध इस प्रकार हो कि जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान घटता है, और जब एक राशि का मान घटता है तो दूसरी राशि का मान बढ़ता है। इसे प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे हम जोधपुर से कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। ठीक है, जोधपुर से जयपुर, यानी कि जोधपुर से जैसे हम जा रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं। जोधपुर से जयपुर जा रहे हैं हम तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, चाल से जा रहे हैं, तो हमें कितना समय लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे, 5। अब हमने इस चाल को 50 की जगह कर दिया कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम जयपुर जा रहे हैं, यानी हमने चाल को बढ़ा दिया। और जब हमने चाल बढ़ा दी तो 5 घंटे की जगह हमें समय भी कितना लगेगा, आधा लगेगा, यानी 2 सही 1/2 घंटे। यानी जब हमारी चाल कम है तो समय हमें ज़्यादा लग रहा है, और जब चाल बढ़ा दी तो समय हमारा कम हो गया। यानी जब एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यानी कि जब एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का घट रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम अनुपात कहेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो ये तो क्या है आपकी चाल, और ये क्या है आपका समय। ठीक है, जैसे चाल का मतलब दूरी को मान लिया हमने x और समय को मान लिया हमने y। ठीक है, ये सारणी के माध्यम से बता देता हूँ इसको। तो ये दूरी है हमारी, हाँ, यानी कि 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लग रहा है 5 घंटे। ठीक है, दूरी हो गई 100 किलोमीटर, तो समय कितना हो गया, 2 से 1/2, यानी कि 2.5 घंटे। तो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो इस तरीके से हम इन सवालों को आगे करेंगे भी। अब बात यह है इनके सूत्रों की बात, फॉर्मूले क्या होते हैं इसके। ठीक है, तो सीधा अनुपात का होता है x1/x2 बराबर y1/y2। ये सीधे अनुपात का होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब x1 x2, जैसे देखो ये तो है हमारा क्या x है ये, तो इसको तो मान लिया हमने x1 और ये हो गया हमारा x2। ये y माना है हमने, तो ये हो गया हमारा y1 और ये हो गया हमारा y2। ठीक है, फिर है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात के लिए सूत्र क्या होगा हमारा, प्रतिलोम अनुपात। इसके लिए क्या होगा, देखो इसी की तरह होगा, लेकिन x1/x2 बराबर, अब प्रतिलोम है, उल्टा है, ये प्रतिलोम का मतलब उल्टा, तो x1/x2 और इधर हो जाएगा ये y2/y1। यानी ये सीधा है तो x1/x2 बराबर y1/y2, दोनों सीधे सीधे हैं। ये प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो जब ये सीधा है तो ये क्या रहेगा हमारा उल्टा, यानी यहाँ पर ये सीधा है x1 x2 और यहाँ पर उल्टा कर दिया हमने y2/y1। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम सीधे अनुपात में हम इनको जमाते हैं, जैसे हमने ये सीधा अनुपात लिया है ये इसमें, तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो
ये हो गया आपका ये चीनी और रुपए, यानी ये तो हो गई आपकी मात्रा, जैसे x मान ली और ये मान लिया हमने इसको y, और ये हमारा x1, ये x2, x3 और ये x4, ऐसे नीचे वाले को y1, y2, y3 और ये y4। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अनुपात वाले में हम प्रत्यक्ष अनुपात का ये सूत्र लगाएंगे और प्रतिलोम अनुपात वाले में हम प्रतिलोम अनुपात का ये सूत्र लगाएंगे। तो ये इनको याद कर लो। अब इसके बाद में करते हैं हम प्रश्नावली को शुरू। पहला सवाल है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। कैसे, देखो 4 घंटों तक 60 रुपये लग रहे हैं पार्किंग के, 8 घंटों तक 100 रुपये लग रहे हैं, फिर 12 घंटों तक 140, 24 घंटों तक 180 रुपये। अब इसमें देखो ये समय बढ़ रहा है, 4 के बाद में फिर 8 फिर 12, यानी कि 4 घंटे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये 60 है तो यहाँ पे 4 का दोगुना हो रहा है, तो ये 60 का भी कितना होना चाहिए, यहाँ पे 120 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। जितने अनुपात में ये बढ़ रहा है उसी अनुपात में ये भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। आगे देखिए, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में है क्या, यानी कि जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है उसी अनुपात में ये भी बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ये। आगे करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। जैसे ये वाली सारणी दे रखी है, इसमें देखो लाल रंग के पदार्थ के भाग 1 हैं और मूल मिश्रण के भाग कितने मिलाए जा रहे हैं, इसमें 8। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो ये हमें सारणी दे रखी है। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक यानी पदार्थ के लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए है 8, तब ये हो गए कितने, 4 गुने हो गए, तो ये भी इसके 4 गुने हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे हमें पदार्थ के ये भाग बढ़ रहे हैं उसी तरह ये मूल मिश्रण के भाग भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी जब ये पहली राशि का मान बढ़ रहा है उसी अनुपात में दूसरी राशि का भी मान बढ़ रहा है, तो ये कौन सा अनुपात हो गया, प्रत्यक्ष अनुपात। ठीक है, आइए देखे करते हैं इसको। देखिए ये मैंने सारणी बना ली है इसकी। तो लाल रंग के पदार्थ के भाग 1, मूल मिश्रण के भाग 8। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं 4, 7, 12, 20, ऐसे मैंने जैसे इसको तो मान लिया मैंने x, ठीक है, और ये मान लिया मैंने y। तो ये हो गया हमारा क्या, x1, x2, x3, x4 और x5। ठीक है, उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा हमारा y1, फिर ये हो गया y2, y3, y4 और ये हो गया y5। ठीक है, अब हमें इस सवाल से पता लग रहा है कि ये कौन से अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में। तो हल करते हैं इसको। तो इसमें देखो लाल रंग के पदार्थ के भाग को हमने क्या माना है, x, तो इसमें लिखेंगे माना लाल रंग के पदार्थ के भाग को x तथा मूल मिश्रण के भाग को y मानने पर। ठीक है, चूंकि स्थिति प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है, अतः अब प्रत्यक्ष अनुपात के लिए क्या करेंगे हम, प्रत्यक्ष अनुपात का क्या सूत्र लिखाया मैंने, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। ठीक है, इसमें देखो x1 x2 के मान क्या हैं और y1 y2 के मान। तो x1 x2 देखो, x1 का मान 1, x2 का मान 4, तो 1 बटे
4 बराबर बाई 1/2। बाई 1 का मान 8 और बाई 2 मान है ही नहीं, बाई 2 का मान हमें निकालना है। तो बाई 1 का मान लिख दिया मैंने 8 बटे बाई 2 का बाई 2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब इनका कर देंगे हम त्रियक गुना। तो 1 गुना बाई, यहाँ पर लिख देते हैं त्रियक गुना करने पर। तो 1 गुना बाई 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बाई 2, और 8 गुना 4, तो ये बाई 2 बराबर 8 चौका 32। ये आ गया हमारा बाई 2 का मान। ठीक है, 32 आ गया। तो इस बाई 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 32 लिख सकता हूँ यहाँ पर। आगे देखो, अब हमें किसका मान निकालना है बाई 3 का। तो बाई 3 का मान निकालना है तो अब हम किसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को लेना नहीं चाहो आप, इन दोनों को लेना नहीं चाहते तो इनको भी ले सकते हो आप, x1 और बाई 1 को, और यानी जिसका मान निकालना है उसको भी ले सकते हो। जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे ये बाई 3 निकाल रहा हूँ तो मैं बाई 2 और बाई 3 इन दोनों को मान को लेकर के हम इसको हल करेंगे। ठीक है, आगे देखो, पुनः है क्या हो जाएगा x1 बटे x2 बराबर। अब इसमें देखो मैं इन्हीं को लेकर के कर रहा हूँ x1 और इसको देखो, हम ये x2 और x3 और इधर ये बाई 2 और बाई 3 निकाल रहे हैं, तो हम इन दोनों को काम में लेंगे ये। ठीक है, तो यानी कि x2 x3, तो ये हो जाएगा x2 बटे x3। ठीक है, और ये हो जाएगा बाई 2 बटे बाई 3। भाई बाई 3 का मान निकालना है ना हमें, तो x2 का मान, x2 और x3 देखो, x2 4 और x3 7, तो यानी 4 बटे 7 मैंने लिख दिया। x2 की जगह ये लिख दिया 4 और x3 की जगह लिख दिया मैंने ये 7। अब देखो बाई 2 का मान कितना है, बाई 2 देखो इधर, बाई 2 का मान है 32 बटे बाई 3, तो ये तो हमें निकालना ही है। इसका क्या कर देंगे अब त्रियक गुना करने पर देखो बाई 3 गुना 4 करेंगे और इधर ये 32 गुना 7। अब बाई 3 का मान निकालना है तो 32 गुना 7, और ये बाई 3 से गुना हो रहा है 4, तो ये इधर आ जाएगा बटे में। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 4 से काट दिया, 4 अट्ठे 32, तो बाई 3 हो गया 8 गुना 7, और बाई 3 बराबर 8 गुना 7 8 7 56। ठीक है, तो ये बाई 3 की जगह मैंने लिख दिया इसमें क्या 56। अब हमें निकालना है बाई 4, तो बाई 4 निकालना है तो बाई 3 और बाई 4 काम में लेंगे, अब की बार ये काम में लेंगे ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। पुनः है इसी तरीके से, पुनः है, अब हमें निकालना है बाई 4। ठीक है, तो x3 बटे x4 बराबर बाई 3 बटे बाई 4। इसमें x3 x4 के मान रखो, तो देखो x3 और x4 7 बटे 12, 7 बटे 12, बाई 3 और बाई 4, बाई 3 56 और बाई 4 हमें निकालना है, तो 56 बटे बाई 4, 56 बटे बाई 4 क्या कर देंगे इनका त्रियक गुना करने पर। तो देखो 7 गुना बाई 4 करेंगे बराबर 56 गुना 12, बाई 4 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 56 गुना 12 बटे, ये 7 इधर गुना हो रहा है, इधर आ जाएगा बटे में। ठीक है, 7 से काट दो उसको, 7 8 56, तो बाई 4 बराबर आ जाएगा 8 गुना 12।
और 8 गुना 12 किया तो 12 अट्ठे 96, यानी y4 बराबर आ गया 96। ठीक है, तो इस y4 की जगह में क्या रख सकता हूँ, 96 रख सकता हूँ, ये रख दिया। अब हमें y5 निकालना है, तो y5 निकालना है तो y4 और y5 कहाँ मिलेंगे, यानी कि ये। ठीक है, आगे करते हैं। पुनः है x4 बटे x5 बराबर y4 बटे y5। ठीक है, तो x4 12 और x5 20, तो 12 बटे 20 बराबर y4 बटे y5। y4 का मान है कितना, 96 बटे y5, तो 96 बटे y5, वही तिरक गुना कर देंगे इसका। तिरक गुना का मतलब होता है तिरछा गुना, यानी इसका तो इससे और इसका इससे। ठीक है, तो 12 गुना y5 करेंगे बराबर 96 गुना 20। ठीक है, y5 बराबर 96 गुना 20 बटे 12 नीचे आ जाएगा, इधर 12 का भाग दे दो 96 में एक बार, 12 अट्ठे 96, यानी y5 बराबर 8 गुना 20, और 8 गुना 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160। तो ये y5 का भी मान आ गया। ठीक है, तो इस y5 की जगह लिख देता हूं मैं 160। तो ये हो गई हमारी सारणी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में करते हैं अगला सवाल। तीसरा देखिए, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, यानी एक भाग के लिए 8 की जगह कितना रखना है अब की बार हमें, 75। ठीक है, तो मूल मिश्रण के 180 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए, यानी मूल मिश्रण का दे रखा है कितना, 180 ml। तो जैसे यहाँ तो रख दिया मैंने 75 और यहाँ रख दिया 100, यानी कि 1800। तो अब ये यहाँ पूछ रहा है कि 1800 जो वो ml है मूल मिश्रण, तो इसमें जो लाल रंग का जो पदार्थ है यानी कि ये X2 निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो देखो, ये सबसे पहले लिखेंगे माना 1800 ml में लाल रंग का पदार्थ बराबर X भाग है, यानी 180 ml में हम लाल रंग का पदार्थ कितना मिला रहे हैं, 100, यानी कि पदार्थ मिला रहे हैं X भाग। ठीक है, तो इसमें देखो ये पहले से दे रखी है इसमें सारणी, तो सारणी बना लेते हैं हम। तो सारणी दे रखी है लाल रंग के पदार्थ के भाग। ठीक है, और यह है मूल मिश्रण के भाग नीचे। इसके एक भाग में मिला रहा है वो कितना, 75 ml। ठीक है, और 1800 ml जो है इसमें मिला रहा है वो कितना, X, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे कि जो 1800 ml जो मूल मिश्रण के भाग हैं उसमें लाल रंग के पदार्थ कितने मिलाने होंगे। तो इसको हमने क्या मान लिया, पहले लाल रंग का पदार्थ X भाग मिलाएंगे हम इसमें, ये हमने पहले से ही मान लिया है। ठीक है, अब हमें इसको देख करके पता लग रहा है जब लाल रंग के पदार्थ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, ये मूल मिश्रण के भाग भी बढ़ेंगे, यानी ये लाल रंग का भाग बढ़ रहा है तो मूल में यानी कि मूल मिश्रण के भी भाग बढ़ रहे हैं।
तो इसका मतलब हमें स्थिति से पता लग रहा है कि ये कौन सा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः प्रत्यक्ष अनुपात से सूत्र क्या हो जाएगा इसका, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। तो देखो x1 की जगह ये और x2 की जगह ये, तो 1 बटे x y1 और y2, y1 को चाहे तो लिख भी सकते हैं y1 और ये y2, ये हो गया x1 और ये हो गया आपका x2। ठीक है, तो 75 बटे 1800 क्या कर देंगे इनका तिर्यक गुना करने पर। ठीक, तो देखो x गुना 75 बराबर 1800 गुना 1, तो ये क्या आ गया 1800। फिर x का मान निकालना है, तो 1800 गुना हो रहा है इधर x से 75, तो इधर आगे किस में हो जाएगा ये बटे में। ठीक है, अब इसको काट दो, काटते हैं, चलो कितने से काटते हैं 15 से, 15 5 75, 15 का भाग 18 में एक बार, 3 बच गए, 15 दूना 30 0, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, x बराबर आ गया 24। और x हमने क्या माना है, लाल रंग का पदार्थ, लाल रंग का पदार्थ। तो x की जगह पर क्या रख देंगे हम यहाँ पर 24। ठीक है, नीचे की लाइन लिख देंगे अतः लाल रंग के पदार्थ के 24 भाग मिलाने होंगे। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। अब देखो 6 घंटे में भर रही है 840 और 5 घंटे की पूछ रहा है, तो यानी कि 6 घंटे में 840 भर रही है, तो 5 घंटे यानी समय घट रहा है, तो बोतलें भरने की जो क्षमता होगी वो भी कम होगी। यानी कि समय बढ़ रहा है तो बोतलें भरने की बोतलें भी ज़्यादा भरेंगी, और जब समय घट रहा है तो बोतलें भी कम भरेंगी। तो इससे हमें लग रहा है कि ये कौन सा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात। तो इसमें प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र लगा देंगे और इसको हल कर देंगे। ये देखो प्रश्न के हिसाब से मैंने सारणी बना ली है कि समय 5 घंटे और 6 घंटे। अब देखो ये 6 घंटे में बोतल भर रहे हैं कितनी 840, तो प्रश्न पूछ रहा है 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा। तो माना इस 5 घंटे को मैं बोतलों की जो संख्या जो है वो मैंने क्या मान ली, बाई मान ली। क्या मान ली, बाई। तो यहाँ पर लिख देंगे माना 5 घंटे में भरने वाली बोतलों की संख्या बराबर 22 है। ठीक है, तो अब इसमें देखो समय 5 घंटा है और ये 6 घंटे हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 घंटे में कम बोतल भरेंगे और 6 घंटे में उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये स्थिति जो है वो कौन सी स्थिति है, प्रत्यक्ष अनुपात की। तो अतः है प्रत्यक्ष अनुपात से सूत्र क्या आ जाएगा, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। ठीक है, तो पहला हमने x1 ये x1 मान लिया, ये x2, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं ये y1 और ये y2, इसको आप y1 लिख सकते हो, यहाँ भी y1 लिख सकते हो। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जरूर नहीं है x और y रखें, कुछ भी रख सको। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं x1 की जगह 5 और x2 की जगह 6, तो 5 बटे
6 बराबर बाई वन की जगह केवल बाई वन ही है और बाई टू की जगह 840 ये रख दिया। आगे हल करते हैं इसको। अब इसको क्या कर देंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका तिर्यक गुना। इधर कर लेते हैं इसको, तिर्यक गुना करने पर तो देखो ये 6 गुना बाई वन, 6 गुना बाई वन 840 गुना 5। अब बाई वन बराबर तो 840 गुना 5 बटे में आ जाएगा ये 6। 6 का भाग 840 में 2 तो 6 कम 6 2 बच गए, 6 चौका 24 और 0 की 0। तो ये बाई वन कितना आ गया 140 गुना 5। अब 140 गुना 5 करो तो 14 पंजे 70 यानी कि बाई वन बराबर 700 आ गया। ठीक है, और बाई वन हमने क्या माना था, बाई वन माना था 5 घंटे में भरने वाली बोतलों की संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 5 घंटे में भरने वाली बोतलों की संख्या क्या आ जाएगी 700। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दें। आगे देखते हैं अगला सवाल, 5वां देखते हैं। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेमी हो जाती है। यानी 5 सेमी हो जाती है 50,000 गुना आवर्धित करते हैं तब, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये 5 सेमी है तो 50,000 है, उसकी लंबाई 5 सेमी है तो आवर्धित क्षमता कितनी है 50,000 गुना। अब यानी कि हम क्या है, देखो ये आवर्धित क्षमता 20,000 यानी कि इसको घटा दिया गया है तो उसकी लंबाई भी क्या होगी, घटेगी। यानी जब एक का मान घट रहा है 50,000 से 20,000 हो गया तो सीधी बात है 5 सेमी से उसकी भी लंबाई घट जाएगी। तो इस स्थिति से हमें पता लग रहा है कि इसमें कौन सा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात। तो आओ इसको करते हैं। ये देखो इसकी सारणी बनाते हैं। पहले लंबाई और आवर्धित क्षमता। बैक्टीरिया की लंबाई जब 5 सेमी है तो उसकी आवर्धित क्षमता कितनी गुना वृद्धि है उसकी 50,000। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है प्रश्न कि उसकी आवर्धित क्षमता कितनी है 20,000 तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई हमने ये क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, तो अब x मानिए तो इसको यहाँ पर लिखेंगे भी कि माना फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित करने पर होने वाली लंबाई बराबर x है। ये हमने 20,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी यानी कि लंबाई क्या मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, अतः है प्रत्यक्ष अनुपात से प्रत्यक्ष अनुपात सूत्र क्या हो जाएगा इसका, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। ठीक है, तो x1 और ये x2 मान ली हमने, तो x1 की जगह 5, x2 की जगह x, y1 की जगह 50,000 और y2 की जगह 20,000। अब ऊपर वाली लाइन को तो x मानो, नीचे वाली लाइन को y मानो। ठीक है,
अब क्या कर देंगे इसका त्रियक गुना करने पर, तो x वाले को गुना करेंगे पहले, तो x गुना 50,000 बराबर 20,000 गुना 5। ठीक है, अब x का मान निकालना है हमें, तो 20,000 गुना 5, x से जो गुना कौन हो रहा है 50,000, तो ये इधर आके बटे में हो जाएगा 50,000। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 5 से 5 काट दिया मैंने, इस 5 से ये 5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 2 सेमी। ठीक है, और x हमने क्या माना है लंबाई, फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित करने पर होने वाली लंबाई क्या है x। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अतः आवर्धित लंबाई बराबर 2 सेमी। यह आ गया आपका फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेमी ऊंचा है। ऊंचा कितना है 9 सेमी, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेमी ऊंचा है। ठीक है, 9 सेमी और 12 सेमी। यदि जहाज की लंबाई 28 सेमी है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। अब इसमें देखो ऊंचाई 9 दे रखी है और 12 दे रखी है, फिर लंबाई दे रखी है 28 मीटर। अब देखो ये किसकी दे रखी है, जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखो एक की ऊंचाई 9 सेमी दे रखी है और लंबाई है इसकी कितनी 28 सेमी, फिर उसके बाद में ऊंचाई हो गई है कितनी 12। तो जब ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो उसकी लंबाई में भी क्या हो जाएगी वृद्धि। तो इस स्थिति से हमें पता लग रहा है कि ये कौन सा अनुपात है प्रत्यक्ष अनुपात। तो इसको करते हैं, ये देखिए ऊंचाई दे रखी है 9 सेमी, तो उसकी लंबाई हो रही है कितनी 9 सेमी उसकी, यानी कि 9 सेमी, और ऊंचाई है दूसरी ऊंचाई है उसकी 12 सेमी। अब इसमें देखो जब 12 सेमी उसकी ऊंचाई है देखिए ये जब उसकी ऊंचाई, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेमी ऊंचा है, यदि जहाज की लंबाई 28 सेमी है, तो जब ऊंचाई 12 सेमी है तो उसकी लंबाई कितनी है 28 सेमी। ठीक है, तो ऊंचाई 12 सेमी है इसकी, तो लंबाई कितनी है ये 28 सेमी। तो अब ये कह रहा है कि इसकी यानी जो 9 सेमी ऊंचाई है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसको मैंने क्या मान लिया बाई मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माना जहाज के मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई तो पूछ रहा है वो, मॉडल की लंबाई बराबर 22 सेमी है। अब देखो ये 12 सेमी है, 28 सेमी लंबाई है उसकी, ऊंचाई 9 सेमी है, यानी ऊंचाई घटी है तो लंबाई भी उसकी घटेगी। तो क्या है वो पता लग रहा है हमें कि प्रत्यक्ष अनुपात है, अतः है प्रत्यक्ष अनुपात से ठीक सूत्र क्या होगा इसका, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। x1 का मान ऊपर वाली लाइन ये x, नीचे वाली लाइन y। वैसे भी ऊपर वाली लाइन जो है x माननी है, नीचे वाली y माननी है आपको। ठीक है, तो x1 x2 मतलब 9 बटे 12, y1 y2 यानी y बटे 28। क्या कर देंगे इनका अब त्रियक गुना, यानी y का कर देंगे 12 से और 9 का कर देंगे 28 से। यहाँ पर लिखेंगे त्रियक गुना करने पर, तो 22 गुना 12 किया तो 12 गुना 22, 28 गुना 9। ठीक, y का मान निकालना है तो 28 गुना 9,
12 हो रहा है 22 से गुना, तो ये इधर आगे हो जाएगा बटे में। अब इसको काट दो। देखो ये 3 से काट दिया मैंने 3 बार, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, फिर 4 से कम 4 और 4 सत्ते 28, तो बाई बराबर 7 गुना 3, बाई बराबर 7 गुना 3, तो बाई बराबर 7 तिया 21, और बाई हमने क्या माना है, जहाज के मॉडल की लंबाई। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः जहाज के मॉडल की लंबाई बराबर 21 सेमी। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला 7वां प्रश्न। 7वां है, मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुना 10 की घात 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। पहला है 5 kg। अब देखो चीनी 2 kg है तो उसमें क्रिस्टल है ये। अब चीनी 2 से हो गई कितनी 5, तो क्रिस्टल भी उसमें बढ़ जाएगा, यानी चीनी की मात्रा बढ़ रही है तो क्रिस्टल की मात्रा भी उसमें बढ़ेगी। तो क्या हो गया, ये प्रत्यक्ष अनुपात हो गया। हुआ नहीं हुआ। दूसरे में क्या होगा, देखो 1.2 kg, यानी कि चीनी की मात्रा 2 है, घट करके हो गई 1.2, तो क्रिस्टल की मात्रा भी घट जाएगी, यानी इसमें एक का मान घट रहा है तो दूसरे का मान भी घट रहा है। चीनी की मात्रा घट रही है तो क्रिस्टल की मात्रा भी घट जाएगी, तो इसमें भी प्रत्यक्ष अनुपात लगा देंगे। तो दोनों में क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष अनुपात से हल कर देंगे। तो इसकी सारणी बनाते हैं। पहला देखिए, ये चीनी है, इसमें 2 kg, 2 kg चीनी है, इसमें क्रिस्टल की मात्रा है 9 गुना 10 की घात 6। फिर ये कह रहा है, पहले में क्या कह रहा है, पहले में है कि चीनी कर दी 5 kg, 5 kg, ये 2 kg और ये 5 kg। ठीक है, तो इसमें क्रिस्टल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो इसको मैंने मान लिया क्या, बाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 5 kg चीनी में क्रिस्टल की मात्रा बाई है। ठीक है, अब देखो चीनी जैसे मात्रा बढ़ रही है, 2 से 5 हो गई, तो इस क्रिस्टल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो प्रत्यक्ष अनुपात तो हो जाएगा। अतः प्रत्यक्ष अनुपात से क्या हो जाएगा, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। x1 का मान देखो, ये तो x है और ये y, x1 2 और x2 5, 2 बटे 5, y1 बटे y2, तो y1 का मान है 9 गुना 10 की घात 6, और ये y2 की जगह y। क्या कर देंगे इसका, त्रियक गुना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रियक गुना करने पर, इसको इधर कर लेते हैं। तो त्रियक गुना करेंगे तो 2 गुना बाई, और फिर 9 गुना 10 की घात 6 गुना 5 गुना 5। अब बाई का मान निकालना है हमें, तो 9 गुना 10 की घात 6 गुना 5, और बटे में आ जाएगा ये 2। ठीक है, तो इसको देखो आगे, बाई बराबर 9 गुना 5, इन दोनों को मैंने एक जगह लिख दिया, और ये देखो 10 की घात 6 है, तो इसका मतलब है कि 10 को हमें कितनी बार गुना करना है, 6 बार। तो मैंने एक बार गुना कर दिया और इसको लिख दिया 10 की घात 5। पे 10 की घात 5 है, मैंने एक 10 बाहर निकाल लिया इसमें से, तो ये 10 की घात कितनी रह गई, 5 रह गई, और बटे 2। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैंने ये अलग कर लिया, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो ये देखो 2 का भाग दे दिया मैंने इसमें 5 बार। कोई दिक्कत, आगे देखो 2 यानी बाई बराबर 9 गुना, देखो 5 गुना 5 गुना 10 की घात 5, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो
5 गुना 5 करेंगे तो 25, और 25 नम्बे 225। तो y बराबर 225 गुना 10 की घात 5। ये आ गया हमारा क्या, y का मान। अब y हमने क्या माना है, 5 kg चीनी में क्रिस्टल की मात्रा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः 5 kg चीनी में क्रिस्टल की मात्रा, क्रिस्टल की मात्रा बराबर कितना, 225 गुना 10 की घात 5। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब आप इसको चाहो तो ये 5 गुना 5 हो रहा है ना, तो इसको 5 की घात 2, 10 की घात 5 गुना 9 20 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगर अब देखो ये 7वें का दूसरा, तो दूसरे में क्या है, 1.2 kg। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे हमने ये पहला किया है ना, वैसे ही क्या कर देंगे, इस दूसरे को भी हम कर देंगे। ठीक है, अंतर इतना है कि इसमें मात्रा बढ़ रही है और इसमें मात्रा घट रही है। ठीक है, तो इसकी पहले की तरह हम इसको कर देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेमी की दूरी, यानी पैमाना लिया है मानचित्र में, जैसे हम पैमाना लेते हैं ग्राफ वगैरह उसमें भी लेते हैं, तो 1 सेमी दूरी जो है वो 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। यानी देखो पैमाने में तो उसने जब 1 सेमी ली है, तो रियल जो दूरी है वो 18 किलोमीटर है। ठीक है, अब यानी कि वो रियल दूरी है, उसकी वास्तविक दूरी जो है वो 72 किलोमीटर है, यानी 18 थी, 18 से 72 हो गई, यानी दूरी बढ़ गई, तो उसका पैमाना भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पैमाना बढ़ेगा तभी तो दूरी बढ़ेगी। तो इसलिए हमें ये पता लग रहा है इससे कि ये अनुपात है वो कौन सा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात। तो इसमें यही सूत्र लगा देंगे प्रत्यक्ष अनुपात का। आइए ये देखिए 8वां, पैमाना सेमी में और दूरी किलोमीटर में। तो पैमाना दे रखा है 1 सेमी, तो 1 सेमी पैमाना है, तो 1 सेमी की दूरी में वो कितना निरूपित हो रहा है, 18। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि वो अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर। तो पैमाने में जो उसकी दूरी है वो कितनी होगी, तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो मानचित्र की दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी हमने क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, माना मानचित्र में तय दूरी बराबर x सेमी है। ठीक है, x सेमी मान लिया हमने। अब इसमें देखो, यानी कि जब पैमाना 1 सेमी है तो दूरी कितनी आ रही है, 18 किलोमीटर। अब ये दूरी बढ़ रही है, 18 की कितनी हो गई, 72। तो जब यानी दूरी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये पैमाना भी इसका बढ़ेगा, मानचित्र में जो दूरी है वो भी इसकी बढ़ेगी। तो हमें इससे पता लग रहा है कि ये अनुपात जो है वो कौन सा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात, सीधा अनुपात। तो अतः है प्रत्यक्ष अनुपात से, तो प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र x1/x2 बराबर y1/y2। ठीक, तो ये मैंने पहले बता रखा तुम्हें, जो पहला है वो x मानेंगे और दूसरे लाइन को y। तो ये x1 और ये x2, तो 1/x बराबर ये y1 है और ये y2, तो y1/y2 यानी 18/72। क्या कर देंगे इसका, तिर्यक गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक गुना करने पर। ठीक, तिर्यक गुना करते हैं इसका, तो x का तो करेंगे 18 से, तो x गुना 18, 72 गुना 1 करेंगे तो 72। ठीक है, x का मान निकालना है, तो 72
अब x से गुना कौन हो रहा है 18, तो 18 इस दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा आकर के बटे में हो जाएगा ये, ठीक है। 18 से काट दिया, 18 चौका 72, x बराबर आ गया क्या 4 सेमी। अब x हमने क्या माना है मानचित्र में तय दूरी, तो क्या आ गया 4 सेमी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मानचित्र में तय दूरी बराबर 4 सेमी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला 9वां सवाल। 9वां सवाल है एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की, यानी कि एक खंबा है जिस खंबे की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, यानी हम इस दोनों को मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5.60 मीटर, ठीक है। खंबे की छाया की लंबाई, तो खंबा है 5.60 मीटर जो है ऊंचा, उसकी छाया की लंबाई कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 3.20 मीटर। उसी समय पर ज्ञात कीजिए। पहला है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई ज्ञात करो, यानी खंबा वो है वो उसकी लंबाई बढ़ गई है कितनी 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी क्या पूछ रहा है हमसे छाया पूछ रहा है ये। तो क्या करेंगे देखो, खंबे की लंबाई पहले थी 5.60 मीटर, अब वो लंबाई बढ़कर हो गई 10.50 मीटर। तो जब खंबे की लंबाई बढ़ी है तो सीधी सी बात है उसकी छाया की लंबाई भी बढ़ेगी, यानी एक मान में वृद्धि हो रही है तो उसी अनुपात में दूसरे में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए हमें पता लग रहा है कि इसमें कौन सा अनुपात है प्रत्यक्ष अनुपात। तो प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र लगा देंगे और इसको हल कर देंगे। ये मैंने प्रश्न 9 का पहला जो है उसकी सारणी बना ली है। खंबे की ऊंचाई 5.60 मीटर है, यानी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर थी, तो मैंने इसको पॉइंट लगा के क्या बना दिया इसका पूरा मीटर बना दिया, तो 5.60 मीटर, ठीक है। तो उसकी छाया की लंबाई कितनी थी 3.20 मीटर। प्रश्न पहला कह रहा है कि यदि इस खंबे की लंबाई, खंबे की जो ऊंचाई है वो 10.50 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, तो वो मैंने क्या मान ली 22 मीटर मान ली, ठीक है। तो अतः माना, भाई छाया की लंबाई तो निकालनी है हमें, माना छाया की लंबाई बराबर 22 मीटर है। कब है ये, जब खंबे की ऊंचाई 10.5 मीटर है तो छाया की लंबाई क्या मान ली हमने 22 मीटर मान ली। अब देखो खंबे की ऊंचाई ये है तो ये बढ़ करके 10.50 हो गई, तो जब इसकी ऊंचाई 5.60 मीटर थी तब इसकी छाया की ऊंचाई लंबाई ये थी। अब यानी कि खंबे की ऊंचाई बढ़ गई तो छाया की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो हमें इससे पता लग रहा है कि ये प्रत्यक्ष अनुपात है। तो अतः प्रत्यक्ष अनुपात से सूत्र क्या है x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2, ठीक है। ये मैंने पहले बता रखा है कि जो पहली लाइन है वो तो क्या मानेंगे x और दूसरी को मानेंगे y। तो ये x1 और ये x2, तो 5.60 बटे 10.50 बराबर y1 बटे y2, तो y1 है कितना 3.20 और y2 है y। क्या कर देंगे इनका त्रियक गुना, तो त्रियक गुना करने पर, त्रियक गुना करेंगे तो y का तो कर देंगे इससे, तो y गुना 5.60 हो गया बराबर 10.50 गुना 3.20 गुना 3.20, चूँकि y का मान निकालना है हमें तो y बराबर 10.50 गुना 3.20, 22 से गुना हो रहा है 5.60, तो इधर आके ये हो जाएगा बटे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 5 यानी अंक पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं और इधर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो मैंने क्या किया ये पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ये
ठीक है, तो ये क्या रह गया अब, y बराबर 10.50 गुना 320 बटे 560। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 0 से 0 काट दी, 8 चौका 32 और 8 7 56। ठीक, अब देखो 7 का भाग दे दो इसमें 10.50 में, तो 7 का भाग हमने 10 में दिया तो 7 एकम 7, बच गया 3, तो ये हो गया 35 और 7 पंजे 35 और 0 की 0। पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो ये 2 अंक छोड़ के मैंने पॉइंट इसमें लगा दिया, तो ये काट दिया। अब y बराबर क्या बचा, 1.50 गुना 4, तो 1.50 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 गुना 0 0, 4 पंजे 20, 2, 4 कम 4, 4 और 2 6, पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो 1 और 2, यानी y बराबर आ गया कितना, 6 मीटर। और y हमने क्या माना था, छाया की लंबाई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ये आपका आंसर। वीडियो अच्छी आई लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद में देखते हैं ये प्रश्न नंबर 9 का दूसरा। तो इसमें देखो ये खंबे की ऊंचाई दे रखी है 5.60 मीटर। ठीक है, तो छाया की लंबाई जो है वो कितनी दे रखी है, 3.20 मीटर। ठीक है, अब दूसरा है, इसमें खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, वो खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई मान ली हमने x और लंबाई दे रखी है छाया की लंबाई 5 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये खंबे की ऊंचाई बढ़ेगी तो खंबे की छाया की लंबाई भी इसमें बढ़ेगी। जैसे देखो ये 3.20 से इसकी लंबाई है छाया की वो कितनी हो गई, 5, तो इसका मतलब है कि यानी कि खंबे की ऊंचाई बढ़ेगी तभी तो इसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है इसमें कौन सा अनुपात से होगा, ये प्रत्यक्ष अनुपात से। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो अब हमने इस ऊंचाई को x माना है तो यहाँ पर लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई बराबर x मीटर है। ठीक है, अतः प्रत्यक्ष अनुपात से तो प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र क्या है, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। इसमें देखो x1 ये x1 और ये x2, तो 5.60 बटे x, ये y1 और ये y2 तो 3.20 बटे 5, क्या कर देंगे इनका तिर्यक गुना, तो तिर्यक गुना करने पर तिर्यक गुना करते हैं इसका, तो देखो ये x गुना 3.20 बराबर 5.60 गुना 5, x का मान निकालना है तो 5.60 गुना 5 बटे में आ जाएगा 3.20। देखो पॉइंट के बाद में यहाँ 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद में 2, तो इस पॉइंट से पॉइंट मैंने ये ख़त्म कर दिया। ठीक है, तब इसमें देखो ये क्या रह गया, x बराबर 560 गुना 5 बटे 320, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर दिया। आगे देखो अब इसको 0 से 0 काट दी मैंने। ठीक है, फिर 8 से काट देते हैं इसकी, 8 चौका 32 और 8 7 56। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 गुना 5 बटे 4, यानी 7 35
बटे 4, 4 का भाग दो इसमें, तो 4 सत्ते 32, 4 सत्ते 28, 4 8 32, ठीक है। बचे कितने 3, पॉइंट लगा दिया, फिर 3 हो गया, पॉइंट लगा के इसको 0 बढ़ा दी, 3 पे 30 हो गया, फिर 4 सत्ते 28, बचे 2 और 4 पंजे 20, यानी x जो है x बराबर आ गया कितना 8.75 मीटर, ठीक है। और x हमने क्या माना है, खंबे की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 8.75 का मतलब है 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न है 10वां देखते हैं। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल बही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, यानी चाल फिक्स है, जिस चाल से वो चल रहा है उसी चाल से चलेगा। तो देखो ये 25 मिनट में 14 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अब समय बढ़ गया भाई, समय उसका बढ़ गया तो दूरी भी उसकी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा समय में क्या करेगा, वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो यानी समय बढ़ रहा है, जैसे ही क्या है उसकी दूरी भी बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे हम इसमें प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र लगा के इसको हल कर देंगे। ये मैंने सारणी बनाई है, सारणी में देखो समय है 25 मिनट में दूरी तय कर रहा है वो कितना 14 किलोमीटर। अब समय उसका 5 घंटे, 5 घंटे, तो 5 घंटे का मतलब है कितना, 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा 60 गुना 5 बराबर 300 मिनट। तो इस 5 घंटे की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 300 मिनट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप इसको मिनट को घंटे में भी बदल सकते हैं, यानी ये इकाई जो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, या तो ये दोनों मिनट होनी चाहिए या दोनों घंटे होने चाहिए। अब देखो तो वो 5 घंटे में, यानी 5 घंटा बराबर 300 मिनट, ठीक है। तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो उस दूरी हमने क्या मान ली x, ठीक है। तो माना 5 घंटे में तय दूरी बराबर x किलोमीटर, इसको बाई मान लो आप, नीचे की लाइन में है तो क्या मान लेते हैं इसको बाई, ठीक है, बाई किलोमीटर। प्रत्यक्ष अनुपात है, जैसे समय बढ़ेगा वैसे ही उसकी दूरी भी बढ़ेगी, चाल तो उसकी स्थायी है ही है। अतः प्रत्यक्ष अनुपात से प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2, ठीक है। तो x1 x2 का मान, ऊपर वाली लाइन हमें x मान लिया, नीचे वाली लाइन हमें y माननी है, तो ये x1 और ये x2 25 बटे 300 बराबर 14 y2 का मान y, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हो, ये इसको x1, ये x2, ये y1 और ये y2, ठीक है, लिख भी सकते हैं आप। क्या कर देंगे इसका तिर्यक गुना करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक गुना करने पर, तो देखो y का गुना 25 से करेंगे तो y गुना 25, 14 गुना 300 या 300 गुना 14, y का मान निकालना है तो 300 गुना 14, 25 का यहाँ आ जाएगा बटे में, ठीक है।
अब इसको क्या करो, काट दो, 25 का भाग दे दो 300 में, तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50, यानी 12 गुना 14। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 12 गुना 14 दूना 28, हाँ चल दो, 14 और 2 16, 168 किलोमीटर। भाई हमने क्या माना है, 5 घंटे में तय दूरी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः 5 घंटे में तय दूरी बराबर 168 किलोमीटर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद में प्रश्नावली कराएंगे अगली 11.2। ठीक है, तो उससे पहले भी और कुछ सूत्र या कुछ और बेसिक चीज़ होंगी तो वो भी आपको बता देंगे। साथ ही इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावली है वो मैंने करा रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। साथ ही कोई भी प्रश्नावली आपको चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लेलिस्ट में जा कर के जिस प्रश्नावली का आपको हल चाहिए वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।